ड्रैकुला और अनीता तेजी से उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां पर ड्रैकुला ने रामदास को छोड़ा था और फिर कुछ ही देर में वो वहां पहुंच चुके थे। यही वो जगह है जहां मैंने रामदास को छोड़ा था। अनीता हैरानी से अपने सामने फैले हुए उन खंडहरों को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुमने रामदास को यहाँ छोड़ा था? हाँ, मैंने यहीं पर आगे एक कमरे में रामदास को कैद कर दिया था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। मुझे उम्मीद थी कि इन रूइंस में कोई आता जाता नहीं होगा। ये कोई साधारण रूइंस नहीं लग रहे हैं। खैर, रामदास कहाँ है? इस तरफ आओ, यहाँ से थोड़ा आगे ही है वो जगह। जल्दी चलो। दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस जगह जा पहुंचे जहां पर ड्रैकुला रामदास को छोड़कर गया था। लेकिन वहां का नजारा देखकर ड्रैकुला हैरान रह गया। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ व्लाद? क्या हो गया? अनीता, मैंने रामदास को इन रूइंस से इसी हिस्से में कैद किया था और ऐसी अरेंजमेंट की थी जिससे कि वो चाहकर भी यहाँ से भाग ना सके। इस जगह पर मैंने एक बड़े से पत्थर से उसके बाहर निकलने के रास्ते को ब्लॉक किया था, बट ना वो पत्थर यहाँ है और ना ही रामदास। अनीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो रामदास के वहां ना होने का कोई एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। तो फिर रामदास यहाँ से निकला कैसे? एक मिनट, वो भी तो तुम्हारी तरह बन चुका है ना? जब तुम भारी पत्थर रखकर उसका रास्ता ब्लॉक कर सकते हो, तो फिर वो भी तो उस पत्थर को हटाकर बाहर निकल सकता है ना? ये पॉसिबल नहीं है। रामदास उस पत्थर को हटा नहीं सकता है। पर क्यों? तुम्ही तो कहा था कि वो अब तुम्हारी तरह एक वैम्पायर है। वो एक वैम्पायर बन चुका है, लेकिन अभी उसके अंदर वो पावर्स नहीं आ सकती जो मेरे अंदर है। कम से कम अभी तक तो नहीं। पर क्यों? क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि उसने अब तक ह्यूमन ब्लड नहीं पिया है। क्या? ड्रैकुला समझ चुका था कि अनीता इस समय सही से सोच नहीं पा रही है। रामदास के गायब होने से वो काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसकी खुद को संभालने की कोशिशें अब तक सफल नहीं हो पा रही थी। देखो अनीता, मेरी बात सुनो। रामदास अभी पूरी तरह मेरे जैसा मॉन्स्टर नहीं बन पाया है क्योंकि मैंने उसे अब तक ह्यूमन ब्लड कंज्यूम नहीं करने दिया है। मैं सिर्फ उसे अपना ब्लड देकर उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। जैसे ही वो ह्यूमन ब्लड पिएगा, वो मेरी तरह एक वॉयलेंट रैबिट मॉन्स्टर बनने लगेगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैंने उसको रोक कर रखा हुआ था। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसने वो पत्थर मूव किया होगा, और वैसे भी मूव किया होता तो वो पत्थर यही कहीं होता ना। ड्रैकुला के आराम से समझाने से न केवल अनीता का पैनिक थोड़ा कम हो गया, बल्कि वो थोड़ा लॉजिकली सोचने लगी। तुम सही कह रहे हो। पैनिक में मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि उस पत्थर को किसी और ने मूव किया है, तो भी वो यही कहीं होना चाहिए ना, अनलेस कि किसी ने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया हो। वैसे कितना बड़ा पत्थर था वो? करीब 12 फुट ऊंचा और उतना ही वाइड। क्या? फिर तो उसको मूव करना सिर्फ तुम्हारे जैसे सुपरनैचुरल बीइंग के लिए पॉसिबल था। तो फिर किसने और क्यों? अनीता के साथ साथ ड्रैकुला भी कंफ्यूज था। दोनों इधर उधर देखने लगे ताकि शायद उन्हें कुछ क्लूज मिल जाए, और फिर अचानक अनीता चौंक पड़ी। व्लाद, व्लाद, जल्दी इधर आओ, फास्ट! क्या हुआ अनीता? यहाँ देखो, यहाँ चारों तरफ किसी तरह का पाउडर फैला हुआ है। रात में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ये मेनली उसी जगह पर फैला है जहाँ रामदास को कैद किया था। आखिर ये किस तरह का पाउडर है? ड्रैकुला आगे बढ़ा और उसने झुककर उस पाउडर का थोड़ा सा सैंपल अपने हाथ में उठा लिया। ये पाउडर जैसी चीज शायद उस समय तो नहीं थी जब मैं रामदास के साथ यहाँ आया था। एक मिनट, शायद मैं जानता हूँ कि ये पाउडर किस चीज का है। इसकी टेक्सचर से तो पता चल रहा है कि ये उसी पत्थर का है। तो क्या इसका मतलब किसी ने उस पत्थर को पाउडर बना दिया? ये कैसे पॉसिबल है? इतने बड़े पत्थर को पाउडर बना देना, और उसने रामदास के साथ क्या किया? कहीं उसने रामदास को भी? अनीता एक डरावनी सोच की गिरफ्त में आ चुकी थी, मगर इससे पहले कि ड्रैकुला उसे कुछ समझाता, अनीता की नजर वहीं पास में बने एक एंशिएंट स्ट्रक्चर की दीवार पर जा पड़ी। एक मिनट, ये यहाँ क्या लिखा है?
हड़बड़ाते हुए कदमों के साथ अनीता उस तरफ बढ़ गई। उसके सामने उस खंडहर के एक अवशेष पर गेरू से कुछ लिखा हुआ था। ये किसी अलग भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। ये कुछ समय पहले ही लिखा गया है। उफ, चांद की रोशनी इतनी कमजोर है कि साफ से पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। व्लाद, तुम्हें तो अंधेरे में साफ दिखता है ना? क्या तुम इसको पढ़ सकते हो? अनीता की बात सुनकर ड्रैकुला आगे बढ़ा, लेकिन उन शब्दों को पढ़ना उसके बस का नहीं था। ये तो संस्कृत है। आई एम सॉरी अनीता, मैं इसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है। कोई बात नहीं, मैं ही कोशिश करती हूँ। अहम ते अनुच्चारम सुरक्षितम धारयामि यज्ञस्य विद्याताय दंड दंडत इति मनस्य सह हानि न भविष्यति किंतु अद्य प्रभवति तत् मम वच पालन कर्तव्य तव आगामी निर्देश शीघ्र प्रदायस्ते वयम शीघ्र सम्मिलिष्याम। अनीता ने 4-5 बार संदेश को अपने मन में दोहराया और फिर उसका अर्थ समझते हुए साथ ही साथ ड्रैकुला को भी बताने लगी। व्लाद, ये काफी प्योर संस्कृत में लिखा गया है। मुझे इसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं इसको डिकोड करके रहूंगी। ये एक संदेश है और काफी डरावना लग रहा है। कहीं ये किसी तरह की वार्निंग तो नहीं है? सही कहा तुमने, मतलब साफ है। भेजने वाला कह रहा है कि उसने किसी एक अनुचार यानी एक साथी या शिष्य को बंधक बना लिया है। पहली लाइन का मतलब है, मैंने तुम्हारे साथी को सुरक्षित रखा है। यहाँ साथी का मतलब रामदास हुआ। इसका मतलब जो कोई भी रामदास को ले गया है वो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी जानता होगा। कौन हो सकता है? जनरल रूट तो नहीं? नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? उसको तो मैं अधमरा छोड़कर आया हूँ। रुको, आगे का पाठ समझने दो। यज्ञस्य विघतया दत्तम दंडम इति मानस्या। ये हिस्सा कहता है, इसे हमारे यज्ञ को बिगाड़ने का दंड समझो। यानी भेजने वाला चाहता है कि यज्ञ बिगाड़ने की सजा मिले। यज्ञ? यज्ञ तो हमने बिगाड़ा था, यही काशी में। वो अघोरी, क्या ये उसी का काम है? मगर वो रामदास से क्या चाहता है? रामदास नहीं, वो हमसे कुछ चाहता है। यह शायद सिर्फ तुमसे। आगे पढ़ती हूँ। सा हनि न भविष्यति किंतु अद्य प्रभृति त्वं मम वच पालनम कर्तव्यम। तो ये अगला हिस्सा कहता है, उसका नुकसान नहीं होगा, पर एक शर्त के साथ। संदेश पाने वाले को अब भेजने वाले की बात माननी पड़ेगी। यानी अब वो हमसे कुछ करवाना चाहता है। इसका मतलब रामदास सेफ है, लेकिन उन अघोरियों ने उसके किसी ऐसी जगह रखा है जहां मैं उसके प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज, तो क्या चाहता है वो अघोरी हमसे? ये अभी नहीं पता। लेट मी रीड द लास्ट लाइन। तव आगामी निर्देशा शीघ्रम प्रदस्यते वयम शीघ्रम सम्मिलिष्यामः। ओके, तो ये लाइन कहती है, तुम्हें अगला निर्देश जल्दी मिलेगा और फिर हम जल्द मिलेंगे। लगता है ये गेम खेल रहा है, कंट्रोल रखते हुए सामने वाले पर यानी हम पर दबाव बनाए रखने का। लेकिन आखिर ये अघोरी हमसे चाहते क्या है? अब एक नया चैलेंज आ चुका था और वो अब इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। उधर ओमकार साधु के बताए रास्ते पर बिना रुके चलता जा रहा था। यकीन नहीं हो रहा, मुझे साक्षात बजरंग बली के दर्शन हो गए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। हे शंभू, अपने इस भक्त को कलयुग के प्रभाव से बचा कर रखिए। ओमकार चलते चलते एक सड़क के पास पहुंच चुका था। उसे थकान लग रही थी और प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। काश कोई बैलगाड़ी या टांगा मिल जाता। चलते चलते मेरे पैर दर्द हो गए हैं। वैसे हनुमान जी की एक बात मुझे समझ नहीं आई, आखिर इस तलवार का रहस्य क्या है? उस नाग योद्धा के हाथ में ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि भूकंप आ रहा था।
लेकिन जब से मैंने इसे पकड़ा है ये बिल्कुल साधारण तलवार बनकर रह गई है। प्रभु ने कहा था कि मुझे इस तलवार के इतिहास को ढूंढना होगा, तभी मैं इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका इतिहास मिलेगा कहाँ, और जहां उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा है वहां मेरा सामना किस रहस्य से होने वाला है ये भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। ओमकार अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसने उल्टी दिशा से एक बैलगाड़ियों के झुंड को आते देखा। ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव पलायन कर रहा हो। ओमकार ने दौड़कर सबसे आगे वाली बैलगाड़ी को रोक दिया। रुको 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 रुको। कौन हो भाई? काहे रास्ता रोक रहे हो? मैं एक राहगीर हूं। तुम लोग जिस दिशा से आ रहे हो मुझे उसी दिशा में जाना है। क्या तुम लोग बता सकते हो कि आगे कोई नगर है क्या, जहां रात को रुकने के लिए कोई छत मिल सके? भाई आगे पास में कोई नगर तो नहीं है, मगर गांव बहुत है। पर मेरी सलाह मानो, उधर ना जाओ, हम खुद वहां से भाग कर आ रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या है आगे? मौत। अगर तुम उधर गए तो पक्का मारे जाओगे। अब हटो रास्ते से, हमें जाने दो। ओमकार साइड हो गया और चुपचाप खड़ा उन गांव वालों को जाते हुए देखता रहा। उस गांव वालों की आवाज में उस डर का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी कमर में बंधी तलवार को कस के पकड़ लिया और आगे बढ़ गया उसी दिशा में जहां मौत मौजूद थी। उन खंडरों में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। रात अपनी गहराई में और ज्यादा डरावनी हो रही थी। ड्रैकुला और अनीता एक अजीब राज के उजाले की तलाश में चलते जा रहे थे। रामदास कहाँ था, ये बात एक पहेली बन चुकी थी। ड्रैकुला को यकीन था कि उसने रामदास को यहाँ इन्हीं खंडरों में सुरक्षित छुपा रखा था, पर अब रामदास वहां नहीं था और ये बात ड्रैकुला को परेशान कर रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर उन अघोरियों को रामदास के बारे में कैसे पता चला? रामदास को जब मैंने यहाँ छोड़ा था तब तो मुझे ये तक पता नहीं था कि तुम अघोरियों के कैद में हो। इनफैक्ट रामदास को छोड़ने के बाद भी मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी टाइम लगा था, और तुम्हें रेस्क्यू करने के बाद मैं रोड के ट्रैप में फंस गया। तो उन अघोरियों को रामदास के बारे में कैसे पता चल गया? तुम सही कह रहे हो व्लाद, आखिर उन्हें पता कैसे? एक मिनट, तुमने बताया था कि तुम्हारे काटने से वैम्पायर बने हर इंसान का ब्रेन तुमसे कनेक्टेड रहता है। कहीं इस तरह की कोई पावर इन अघोरियों के पास तो नहीं, जिससे उन्होंने तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारी मेमोरीज को रीड कर लिया हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अनीता। मैंने सब कुछ प्लान किया था। रामदास यहाँ पूरी तरह सेफ था, पर अगर अघोरी यहाँ तक आए हैं इसका मतलब वो हमसे एक कदम आगे है। पर उनका मकसद क्या है? तुम्हें लगता है ये सब मुझे ट्रैप करने के लिए किया गया है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट शुरू से तुम में नहीं, मुझ में था। बोलते बोलते अनीता अपनी हाथ की कटी हुई उंगली को दिखाने लगी। ड्रैकुला ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। जिस दिन अघोनाथ मेरे सामने आएगा उस दिन दुनिया देखेगी कि वॉयलेंस क्या होता है। अनीता और व्लाड की आंखें एक दूसरे से टकराई। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक ड्रैकुला असहज हो गया और उसने अनीता का हाथ छोड़ दिया। वो तुम्हारे पीछे किसी रीजन से पड़ा है अनीता, लेकिन तुम बस कोलैटरल हो। तुम थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हें उस दिन उस जगह की कोई ऐसी बात याद आ जाए जिससे कि हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अघोरी रामदास को कहाँ ले गए हैं, या फिर उनका इरादा क्या है। मुझे जितना भी याद है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं जानते हो। और अपने विजन्स के बारे में मैं तुम्हें बताकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ व्लाद। एटलीस्ट तब तक जब तक मैं खुद इस सब का कोई मतलब ना निकाल लूँ। क्या हुआ अनीता, तुम क्या सोचने लगी? कुछ भी नहीं। अच्छा सुनो। अचानक अनीता चुप हो गई, मानो उसे कोई एहसास हो रहा हो। रुको, एक मिनट। क्या हुआ? तुम्हें कुछ अजीब सा फील नहीं हो रहा? फील? अनीता तुम किस बारे में बात कर रही हो?
ये पूरा एरिया ही अजीब लग रहा है। बी स्पेसिफिक। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कि कोई विस्पर कर रहा हो। सुनाई दे रहा है? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें कोई मिसकंसेप्शन हो रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई होता तो तुमसे पहले मुझे पता चल जाता। आफ्टर ऑल, आई एम द वन विद सुपरनैचुरल हियरिंग। नो व्लाद, मुझे सच में कुछ आवाज आ रही है, धीरे धीरे, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अनीता, तुम ओवरथिंक कर रही हो। मैं वैम्पायर हूँ, तुम नहीं। अगर कोई विस्पर्स होती तो मुझे डेफिनेटली सुनाई देती। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, बट मुझे आवाज आ रही है। मैं पागल नहीं हूँ। ड्रैकुला कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, पर अनीता अपने इंट्यूशन पे जोर दे रही थी। उन खंडरों में हवा तेज होने लगी थी और एक अजीब सा माहौल महसूस हो रहा था। अनीता एक डायरेक्शन में चल पड़ी, मगर अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि अचानक उसे रुकना पड़ा। ये क्या था? अनीता, एक क्रो, अ डेड क्रो, ये यहाँ कैसे गिरा, और वो भी रात में? यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ बहुत अजीब हो रहा है व्लाद। तुम सही कह रही हो। इस क्रो के लेग्स में एक पर्चमेंट बंधा है। देखो तो ये क्या है? क्या लिखा है? आई थिंक ये भी संस्कृत में है। ये लो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। सच कहूँ, मुझे लगभग पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेस आती है, बट दिस संस्कृत इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर मी। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो, मिस्टर व्लाद। एनीवे, लेट मी सी, इसमें क्या लिखा है? अनीता ने उस कागज को खोलकर मन ही मन पढ़ना शुरू कर दिया, और पूरा पढ़ने के बाद वो ड्रैकुला की ओर पलटी, जो क्यूरियोसिटी के साथ अनीता की ओर देख रहा था। क्या लिखा है इसमें? मृताना शब्दानुयान्तु कथा शृणुयामिमा स्वसत्यम सप्रग्रहग्रामे गंतव्यम सत्य साक्षिकम। अब इसका मीनिंग भी बता दो। It says, follow the whispers of the dead. Listen to the tale they tell. Embrace your truth and move forward. Closer to where truth shall be revealed. यानी डेड लोगों के विस्पर्स को फॉलो करो, उनकी आवाज़ों को सुनो जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जो कहानी वो सुना रहे हैं उसे गौर से सुनो। उनकी कहानी में वो राज छुपा है जो तुम्हारे सवालों का जवाब बनेगा। अपनी सच्चाई को समझो और एक कदम और आगे बढ़ो, वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तुम्हारे सामने सारे सच प्रकट होंगे। मुझे नहीं पता इस सब का क्या मतलब है, पर ये सब कुछ बहुत वियर्ड है। मुझे विस्पर्स अभी सुनाई दे रही हैं, मगर तुम्हें नहीं, जबकि तुम तो हवा में उड़ती चिड़िया के पंखों की आवाज़ सुनकर ये तक बता देते हो कि वो कौन सी चिड़िया है और कितना ऊपर उड़ रही है। तुम्हारा देश सच में बहुत वियर्ड प्लेस है। यहाँ के हर विलेज, हर सिटी, यहाँ तक कि हर घर में कोई ना कोई राज छुपा है। समथिंग सुपरनैचुरल, स्ट्रेंज एंड अनएक्सप्लेनेबल। एनीवे, ये मैसेज जरूर अघोरियों ने ही भेजा है। इट मीन्स कि इन विस्पर्स से उनका कोई कनेक्शन है। वी हैव टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। पर यह भी हो सकता है कि एक ट्रैप हो मुझे पकड़ने के लिए। अनीता की आवाज में चिंता थी और व्लाद उस चिंता को महसूस कर पा रहा था। वो अनीता की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में देखते हुए उसने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर अनीता कॉन्फिडेंट फील करने लगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, बिकॉज आई एम इमॉर्टल। अनीता न जाने क्यों आज कुछ अजीब महसूस कर रही थी। व्लाड के बोलने का अंदाज उसे अंदर तक रोमांचित कर रहा था, मगर उसने जल्दी ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ट्रैप हो या ना हो, मुझे लगता है हमें इन विस्पर्स का पीछा करना होगा। ड्रैकुला और अनीता विस्पर्स का पीछा करते हुए खंडरों को पीछे छोड़कर उन विस्पर्स के डायरेक्शन में चल पड़े। रात और भी अंधेरी हो चुकी थी और हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि वो एक और गहरी पहेली में उलझ रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनके आगे और कोई ऑप्शन नहीं था। उधर भूख प्यास से बेहाल ओमकार उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था जिस तरफ से
वो गांव वाले भागते हुए आए थे। ये पानी की आवाज, लगता है यहीं कहीं आसपास कोई झरना या नदी है। आवाज की दिशा में चलना चाहिए। गले में बहुत जलन हो रही है। अगर जल्दी पानी ना मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मिल गया। ये तो एक झरना है और आसपास कोई बस्ती या गांव भी नहीं है। पानी साफ होगा, बस सांप बिच्छू से बचकर रहना होगा। कौन है? रुक जा, आगे मत बढ़। क्यों? तुम कौन हो? मुझे सिर्फ पानी पीना है। मैं फिर चुपचाप चला जाऊंगा। चुप रह, बोला ना, आवाज मत कर। यहाँ राजदारी का राक्षस है। अगर वो जाग गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राक्षस? क्या बक रहा है? मुझे तो बस समझ नहीं आता क्या? एक और शब्द बोला तो उसके कान तक आवाज पहुंच जाएगी। चल, चुपचाप मेरे पीछे चल, मेरे पास पानी है। उस रहस्यमयी इंसान ने ओमकार के हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए झरने से दूर ले जाने लगा। ये क्या था? राक्षस जाग रहा है। मैंने कहा था आवाज मत कर। चल और तेजी से, वरना वो हम दोनों को मार डालेगा। वो हमें ढूंढ रहा है क्या? अगर बोलता रहा तो जरूर ढूंढ लेगा। चुप रह और चलते रह। वो शैतानी आवाज ओमकार को डरा भी रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ा रही थी। लेकिन इस समय ओमकार ने उस रहस्यमयी आदमी के साथ ही जाना सही समझा। अंधेरे जंगल के बीच से गुजरता हुआ ओमकार एक शैडो फिगर का पीछा कर रहा था। एक अजीब सी ऊर्जा थी हवा में, एक ऐसी ऊर्जा जो ओमकार को डरा भी रही थी और उसकी जिज्ञासा को भड़का भी रही थी। ये इंसान आखिर मुझे कहाँ ले जा रहा है? और ये आवाज, मैंने झरने के पास वो क्या सुना था? बैठो, यहाँ आराम करो। तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मेरे पास कुछ होगा। ये कुछ फल बचे हैं और ये लो पानी। डरो मत, ये पानी जहरीला नहीं है। जहरीला नहीं है? मतलब? और आप कौन हैं? और वो जो मैंने झरने के पास आवाज सुनी थी, वो क्या थी? किसकी थी? मैं इस जंगल के पास के गांव का आखिरी बचा हुआ रहने वाला हूं। सब या तो भाग गए या मारे गए, और वो आवाज उसी कहानी की याद है, एक दर्दनाक याद। कहानी? कौन सी कहानी? कुछ महीने पहले एक अंग्रेज सिपाही अपनी टुकड़ी के साथ यहाँ आया था। उसने कहीं सुना था कि राजदारी के झरने के पास एक खजाना गड़ा है और वो उसको ढूंढना चाहता था। वो झरना हमारे गांव के लिए पवित्र था, पर फिर भी गांव के बड़े बुजुर्गों ने लालच के आगे अपनी आंखें बंद कर ली और घुटने टेक दिए। उन्होंने अंग्रेजों की मदद करने का फैसला किया। हम अगर मदद करेंगे तो वो खजाना का हिस्सा हमें भी मिलेगा। ये मौका छोड़ना बेवकूफी होगी। ये गलत है। हम अपने पवित्र जमीन को बेच रहे हैं। क्या हमें अपनी इज्जत या धर्म की कोई परवाह नहीं? गांव के कुछ जवान लड़के इस फैसले के विरोध में बोलने लगे, जिनकी अगुवाई एक नौजवान देशभक्त कर रहा था। हमारे गांव के बुजुर्गों ने चंद सिक्कों के लिए हमारी संस्कृति और हमारी विरासत से धोखा कर लिया है, लेकिन हम अपने पवित्र तीर्थ को लुटने नहीं देंगे। राजदारी का झरना सिर्फ झरना नहीं है, वो हमारे लिए जीवन दाता है। हम उसे अपवित्र नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन अंग्रेज अब किसी हाल में नहीं रुकने वाले थे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए होता है वो लेकर रहते हैं। Enough! These bloody villagers have wasted enough of our time. इन heathens को दिखाना होगा कि ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट जाने का क्या रिजल्ट होता है।
अंग्रेजों की बंदूकों के आगे वो लड़के क्या ही करते। उनके तीर, बर्चे और भाले बेकार रह गए। अंग्रेजों ने उन लड़कों के खून से जमीन लाल कर दी। वो युवा अपने अंत समय तक लड़ाई करता रहा, लेकिन जब वो अकेला रह गया था तो वो झरने की ओर भाग पड़ा। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया क्योंकि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो डर के झरने की ओर नहीं भागा था। वो बलिदान देने के लिए वहां गया था। झरने के नीचे गिरने से पहले उसने एक श्राप दिया था। श्राप? कैसा श्राप? हाँ, श्राप। जिस दिन वो मारा गया, उस दिन से जो भी उस झरने का पानी पीता है वो बीमार पड़ जाता है। उसके जिस्म में अनगिनत छाले हो जाते हैं और उसे मिलती है एक दर्दनाक मौत। और अगर कोई खजाना ढूंढने वहां जाता है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है, जैसा उन अंग्रेजों का हुआ। जो अंग्रेज उसके पीछे पीछे वहां गए थे, उनके जिस्मों के बस चीथड़े ही मिल सके, मानो किसी राक्षस ने उनके जिस्मों को फाड़ दिया हो। हमारे गांव के बड़े लोग, उनका लालच सबके विनाश का कारण बन गया। धीरे धीरे ये बात सभी गांव में फैलने लगी और लोग डर के मारे यहां से भागने लग गए। और अब बस मैं बचा हूं, अकेला, ताकि यहां आने वालों को आगाह कर सकूं। ये कहानी तो हमारे देश की हालत जैसी लगती है। हमारे पुरखों ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों को यहाँ राज करने का मौका दिया, और अब जब वो यहाँ के राजा बन बैठे हैं तो देश के युवा उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आज़ादी पा सके। हाँ, ये श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं, हम सबके लिए एक सबक है। पर वो युवा देशभक्त कौन था जो राजदारी का शैतान बन गया? उसका नाम क्या था? वो मेरा बेटा था। ओमकार उस रात सो नहीं पाया। उसके जहन में वो कहानी गूंज रही थी। वो राजदारी का श्राप, गांव वालों का लोभ और एक पिता का दुख, ये सब एक शिक्षा बनकर उसके जहन में उतर चुका था और उसके अंतर्मन में उस झरने की तरह शोर कर रहा था। जहां ओमकार के आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला था, वहीं इधर काशी में ड्रैकुला और अनीता ऑलरेडी एक कठिन जर्नी पर निकल चुके थे। अनीता को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और वो उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ अनीता पर उन आवाजों का गहरा असर हो रहा था। ये आवाजें तेज होती जा रही हैं। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है व्लाद? नो, नॉट एट ऑल। मुझे बस रात का सन्नाटा सुनाई दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कैसी आवाजें हैं जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रही हैं? इधर से मुड़ना होगा। आवाजें मुझे इस ओर से आ रही हैं। धीरे धीरे वो आवाजें तेज और तेज होती जा रही थी और अनीता के लिए अब वो आवाजें अच्छा खासा शोर बन चुकी थी। मुझे लग रहा है जैसे ये आवाजें मेरे दिमाग के अंदर घुस रही हैं। सर फटने लगा है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती हूँ। मुझे सच जानना है, कैसे भी करके मुझे सच जानना है। रामदास के लिए मुझे इस दर्द को सहना ही होगा। अगर मैं अब रुक गई तो शायद हम उसे कभी नहीं बचा पाएंगे। अचानक ड्रैकुला को एक जानी पहचानी गंध का एहसास हुआ और वो विचलित हो गया। ब्लड, मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है, लेकिन कहाँ से? ये स्मेल मुझे पागल कर रही है। ड्रैकुला को उस स्मेल का सोर्स पता करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला, उसकी भूख की जगह चिंता ने ले ली थी। अनीता, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। ये नॉर्मल नहीं है। आई थिंक हमें वापस चलना चाहिए। न जाने क्या सोचकर ड्रैकुला ने अनीता का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अनीता ने अगले ही पल उसका हाथ झटक दिया। तुम समझते क्यों नहीं व्लाद? अगर मैं अब पीछे हटी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रामदास को बचाने का यही एक तरीका है और मैं हार नहीं मानूंगी। अद्भुत शक्तियों का मालिक ड्रैकुला इस समय बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। स्ट्रेंज, आखिर ये कैसी मिस्ट्री है? इतनी पावर्स होने के बाद भी मैं अनीता की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। मगर ये कैसे पॉसिबल है कि उसे विस्पर सुनाई दे रहे और मुझे नहीं? ड्रैकुला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर अनीता के लिए
अब चलना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति का यूज करते हुए आगे बढ़ रही थी और अब उसकी मंजिल बिल्कुल सामने थी। वो इमली यानी टैमरिंड का पेड़, ये आवाजें मुझे उसी ओर खींच रही हैं। अनीता की सांसें तेज होने के साथ साथ टूटने भी लगी थी। उसका पूरा जिस्म दर्द से कांप रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती ही जा रही थी। मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे खींच रहा है व्लाद। इन आवाजों में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। अनीता नहीं, रुक जाओ। ड्रैकुला जैसे शैतान की आवाज में भी चिंता साफ झलक रही थी। उधर अनीता अब लगभग उस इमली के पेड़ के पास पहुंच चुकी थी। ये आवाजें ये इसी पेड़ से आ रही है। बहुत बहुत दर्द है इन आवाजों में। मुझे जानना है मुझे कि आखिर इनका राज क्या है। अनीता बिल्कुल उस इमली के पेड़ के पास थी। उसके लिए अब एक भी कदम आगे बढ़ाना असंभव था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति उसे रोक रही हो। लेकिन अनीता स्वभाव से बहुत जिद्दी थी और आज भी वो एक जिद लेकर आई थी। अगले ही पल उसने आगे बढ़ते हुए उस पेड़ के तने को छू लिया और मानो वहां कोई भूचाल आ गया। अनीता, क्या हो रहा है तुम्हें? So much pain, death, torture. अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अनीता बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी। ड्रैकुला उसकी तरफ बढ़ा ही था कि एक जानी पहचानी आवाज ने उसको रोक लिया। रुक जाओ व्लाद। तुम? हाँ, मैं। रुक जाओ व्लाद। तुम? हाँ, मैं। ड्रैकुला उस आवाज को अच्छे से पहचानता था। उसे सुनते ही उसके आंखों में खून उतर आया और वो गुस्से से उस आवाज की ओर पलटा। अघोरनाथ, अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया। तुझे फाड़ने के लिए मेरे नाखून कब से तड़प रहे थे। तूने अनीता को जितना टॉर्चर किया था उसका हिसाब भी तो करना है। ओह, तो तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो? तो देर किस बात की? आगे बढ़ो और कर लो जो हिसाब करना है। अघोरनाथ ऐसे हंसा मानो ड्रैकुला का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी उस हंसी ने ड्रैकुला के गुस्से की आग में घी का काम किया और वो तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। ड्रैकुला पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया और उसके ऊपर एक जोरदार वार किया, लेकिन उसका वार पूरी तरह खाली गया। ये क्या? क्या हुआ ड्रैकुला? वार चूक गया? चलो फिर से ट्राई करो, मैं यही खड़ा हूं। ये क्या हो रहा है? तुम यहां हो भी या नहीं? ओह, समझ गया। तुम भी उस साधु की तरह इल्यूशन का यूज कर रहे हो, माया का। चलो, तुम्हें बड़ा जल्दी समझ आ गया कि ये सिर्फ मेरा चेतन स्वरूप है, यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन। मेरा शरीर यहां नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही हूं। खैर, अगर तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है तो काम की बात कर लेते हैं, वरना अनीता के लिए बहुत देर हो जाएगी। अनीता के लिए देर हो जाएगी? मतलब? ड्रैकुला का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन अघोरनाथ ने अनीता को लेकर जो बात बोली उसे सुनकर वो रुक गया था। क्या किया है तुमने अनीता को? जवाब दो। समझाता हूं, थोड़ा आराम से सुनना। लेकिन पहले मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? हाँ, धन्यवाद।
क्योंकि अगर तुम मेरे यज्ञ को खंडित नहीं करते तो शायद मैं ये जान ही नहीं पाता कि जो मैं अनीता की बलि देकर पाना चाहता था वो इतना आसान नहीं था। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है और अब तुम दोनों मेरा काम करोगे। तुम्हें शायद मेरे बारे में पता नहीं है, काउंट ड्रैकुला किसी का आदेश नहीं मानता है। जब लूसीफर मुझे अपना गुलाम नहीं बना पाया तो तुम भला क्या हो? ड्रैकुला की बात सुनकर अघोरनाथ जोर से हंसने लगा, मानो ड्रैकुला ने कोई जोक सुनाया हो। बड़े नासमझ हो तुम। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, बस एक नजर अनीता की ओर देख लो, फिर बात करेंगे। ड्रैकुला जो कभी किसी का हुक्म नहीं मानता था, पहली बार किसी और के शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पलटकर अनीता की ओर देखा जो मानो एक पत्थर की तरह बेजान पड़ी थी। अनीता, क्या किया है तुमने इसे? यह तो गहरी बेहोशी में है, लेकिन इसकी सांस भी नहीं चल रही है और मैं इसकी दिल की धड़कन को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। क्या ये वो जिंदा है और नहीं भी, पर शायद तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने सामने लगे उस इमली के पेड़ को देखो, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक द्वार है, एक ऐसी दुनिया का जहां इस समय अनीता की आत्मा कैद है। जिस वक्त उसने इस पेड़ का स्पर्श किया था उसी समय उसकी आत्मा उस दुनिया में खिंचकर चली गई और उस दुनिया में वो जितना देर कैद रहेगी उतना ही उसके बचने की संभावना खत्म होती जाएगी। ये कोई खेल नहीं है ड्रैकुला, समय कम है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो अनीता को। ड्रैकुला ने उस पेड़ की ओर देखा जिसकी छांव में अनीता का जिस्म पड़ा हुआ था। एक पल को उसे ऐसा लगा मानो वो पेड़ उसका मजाक उड़ा रहा हो। मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो अनीता की मौत तय है। अनीता को बचाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा और इमली के पेड़ के इस श्राप को तोड़ना होगा। मैं कैसे जाऊंगा उस दुनिया में जहां आत्माएं रहती है? मैं तो अमर हूं, आई एम ब्लडी इमॉर्टल। ना मैं मर सकता हूं, ना मुझे अपनी आत्मा को अपने जिस्म से अलग करना आता है। और अगर आता भी होता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि लूसीफर से जो मैंने डील की थी उसकी वजह से मेरी आत्मा मेरे जिस्म से हमेशा हमेशा के लिए बंध चुकी है। तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगा उस दुनिया में? तुम्हें अपने अमर होने का सच पता है ड्रैकुला कि तुम एक अनडेड हो, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी सारी एबिलिटीज की जानकारी नहीं है। सोचो, अपने इस गुस्से को शांत करो और सोचो, लेकिन जल्दी करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनीता को हमेशा के लिए खो दो। रुको अघोरनाथ, रुको। ये कैसा रिडल है जिसका मेरे पास कोई सलूशन नहीं है? रुको। तुम्हारी पहेली का जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपा है। समय कम है ड्रैकुला, अनीता को बचा लो और अपने अस्तित्व के सच को समझने की कोशिश करो। अघोरनाथ गायब हो चुका था, एक अजीब डिलेमा में छोड़ गया था। एक अमर पिशाच जो न मर सकता था और न जी सकता था, अपने खुद के वजूद के रहस्यों के सामने खड़ा था। क्या करूं? मैं कैसे अनीता की आत्मा को वापस लाऊं? और आखिर क्या है मेरे अस्तित्व का रहस्य? ड्रैकुला के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसका उत्तर उसके पास नहीं था। कुछ ऐसी स्थिति ओमकार की भी थी जो राजदारी के राक्षस की कहानी सुनने के बाद गहरी सोच में डूबा हुआ था। कितनी विचलित करने वाली कहानी है राजदारी झरने के राक्षस की। मुझे तो इस बूढ़े पर तरस आ रहा है, बेचारा अपने बेटे से सबकी रक्षा कर रहा है। काश कि मैं इसकी कोई मदद कर सकता, लेकिन मैं भला किसी राक्षस का सामना कैसे कर पाऊंगा? सोचते सोचते तभी अचानक ओमकार को उस साधु से हुई अपनी मुलाकात याद आ गई और उसका दिमाग उसे वापस उसी समय में ले गया। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना है मुझे?
तुम्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां तुम्हारे पास रखी इस मायावी तलवार पर्वतक्ष का निर्माण हुआ था। शेष तुम्हें वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। अब देर मत करो ओमकार। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप आदेश करेंगे भगवान। मैं अभी रवाना हो जाता हूं। रुको ओमकार, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ और है जो तुम्हें जानना होगा। तुम्हारी मंजिल और तुम्हारे बीच में एक लंबा मार्ग है और इस मार्ग पर तुम्हारा सामना बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से होगा जिनके आगे तुम स्वयं को असहाय पाओगे। किंतु स्मरण रहे, असली योद्धा वही होता है जो अपने सामर्थ्य से आगे जाने का साहस रखे। तुम्हें अपनी मंजिल पे सफलता मिलेगी या नहीं, ये तुम्हारा मार्ग ही तय करेगा। जाओ ओमकार, अपने मार्ग को अपने कर्मों से सार्थक करो और तुम पाओगे कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर खड़ी है। जाओ नंदी पुत्र, जाओ। साधु के वो शब्द बार बार ओमकार के जहन में गूंज रहे थे। अब समझ में आया कि उन्होंने ये क्यों कहा था। ये राक्षस मेरे सामर्थ्य से ऊपर की बात है, लेकिन मुझे इस चुनौती से भागना नहीं है। मुझे इसका सामना करना है और इस राक्षस के आतंक का अंत भी करना है। वो मैं कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस कहानी का अंत करके ही आगे बढ़ूंगा। ओमकार अपना निर्णय ले चुका था और इस महागाथा के हर पन्ने पर नजर रखने वाली शक्तियां भविष्य के बारे में अनुमान लगा रही थी। यमराज नर्कलोक के कायरों की समीक्षा कर रहे थे कि तभी उन्हें एक परिचित आवाज सुनाई दी। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिराज, आप यहाँ? लगता है कोई खास सूचना लाए हैं। खास तो है धर्मराज, वो अब खुलकर इस महायुद्ध की गाथा का हिस्सा बन चुका है। क्या? कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ धर्मराज, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये तो अनर्थ हो गया। उसके आने से सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो अंत में किस तरफ जाएगा। सत्य है धर्मराज, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि कभी ना कभी तो उसको इस कहानी का भाग बनना ही था। लेकिन वो पल तय समय से पहले आ जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वो व्लाद को सही दिशा में भी मोड़ सकता है और उसे अपनी तरह अंधेरे की गहराइयों में भी ले जा सकता है। वैसे आपके लिए एक सुखद सूचना भी है हमारे पास। वो क्या ऋषिराज? नंदी पुत्र ओमकार के बारे में। वो नाम सुनकर यमराज के चेहरे पर बनी चिंता की रेखाएं कुछ हल्की पड़ गई। क्या हुआ ओमकार को? ओमकार अब अपने मुख्य उद्देश्य के लिए प्रस्थान कर चुका है। चलिए, इसका अर्थ है कि इस अंधकार भरे समय में उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। आशा है नंदी पुत्र अपने कर्तव्य को पूर्ण करेगा। हाँ धर्मराज, मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है। अब आज्ञा चाहूंगा, और भी समाचार मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण नारायण। ऋषिराज जैसे आए थे वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए। यमराज वापस अपने कार्य में लग गए। ड्रैकुला और ओमकार दोनों अपनी अपनी समस्या का सामना कर रहे थे, लेकिन उस सब से दूर अंधेरी जगह पर किसी की चीखें गूंज रही थी। No master, stop! Stop this master! काले लबादे ओढ़े हुए कुछ साए रूट के जिस्म को लाल, गर्म और अंगारों से तपती सलाखों से दाग रहे थे। रूट के जिस्म पर घाव बनते जा रहे थे और तुरंत ही भर जाते थे, और यह सिलसिला न जाने कब से चल रहा था। मास्टर, बहुत पेन हो रहा है। Stop this master! ऐसी दर्दनाक चीखें शायद ही कभी किसी के गले से निकली होगी। रूट रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसकी चीखें उस इंसान पर कोई असर नहीं डाल रही थी। मास्टर, no!